तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और एक बार फिर से आप देखिएगा कि मार्केट्स में हमको गिरावट देखने को मिल रही है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात की जाए तो देखिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गिरावट है। जितने भी मेजर इंडाइसिस हैं सभी में वीकनेस देखने को मिल रही है और हमारा पोर्टफोलियो तो भैया और भी ज़्यादा गिरावट में है। क्या है इसके पीछे वजह, वो आपके साथ में साझा करूंगा। 3 बड़े कारण जिसकी वजह से मार्केट में इतनी वीकनेस है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और इसके इम्पैक्ट को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको क्या करना है, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारा क्या थॉट प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए, वो आपके साथ साझा करने वाला हूँ। पोर्टफोलियो लेवल स्ट्रेटेजी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो एज ए इन्वेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। और मेरे पोर्टफोलियो में देखिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जो अभी काफ़ी गिरावट पे हैं, जहाँ पर काफ़ी लॉस मुझे होता हुआ देखने को मिल रहा है, और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर मुझे अच्छा खासा गेन अभी भी देखने को मिल रहा है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। कहाँ पर बाइंग करनी, कहाँ नहीं करनी है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर गिरावट की जो पहली वजह है वो है देखिए गवर्नमेंट यील्ड्स का लगातार बढ़ना। जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हैं उसका लगातार बढ़ना, 7.44% यहाँ पर 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है, जो लगातार हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट यील्ड लगातार बढ़ेगी और 7.5% की अगर रिस्क फ्री रिटर्न हमको गवर्नमेंट यील्ड्स में मिल रहे हैं, ट्रेजरी यील्ड्स में मिल रहे हैं, तो इक्विटी के लिए वो एक तरह से नेगेटिव है, क्योंकि इक्विटी में से पैसा निकल के यील्ड्स में जाएगा। और इसी वजह से आप देख भी रहे हैं कि लिक्विडिटी क्रंच हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यूएस मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट्स में हमको इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है। और लोग अभी सोच रहे हैं, खास तौर पे रिटेल निवेशक, कि यार एफडी में पैसा लगा देते हैं, वहाँ पर रिटर्न बन जाएंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप भी यही अभी सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से सेंटिमेंट यहाँ पर दर्शाता है मार्केट का कि इक्विटी में अभी किस तरह का मूड है। तो एफडी में यहाँ पर लोग सोच रहे हैं पैसा लगा देते हैं। इसी वजह से आप देखिएगा कि लगातार गवर्नमेंट यील्ड्स यहाँ पर बढ़ती हुई जा देखने को मिल रही है और इक्विटी मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला कारण ये है जिसकी वजह से प्रेशर है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स, या तो डॉलर करेंसी इंडेक्स लगातार हमको यहाँ पर मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। डॉलर अब देखिए 105 के ऊपर चल रहा है, जो करीब करीब 100 के आसपास था अभी कुछ टाइम पहले, अभी 105 हो चुका है। और ये आपके साथ कॉन्सेप्ट मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ कई बार कि जब जब डॉलर मजबूत होगा, इमर्जिंग इक्विटीज़, इमर्जिंग मार्केट्स में प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। क्यों, ये कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली देखिए इमर्जिंग मार्केट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं। और अगर डॉलर गेन करता है वैल्यू में तो डेफिनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन कैपिटल है, वो इमर्जिंग मार्केट्स पे नहीं आएगी, क्योंकि उनको रिस्क फ्री बॉन्ड्स में पैसा मिल रहा है, तो वो यहाँ पर पैसा नहीं लगाएंगे। और इसी वजह से आप देखिएगा कि एफआईएस की सेलिंग हमको लगातार अभी वापस से बढ़ती हुई देखने को मिली है, क्योंकि जो फेड है उस वो अभी भी हॉकिश है इंटरेस्ट रेट को लेकर। अभी भी बोल रहे हैं कि अभी भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। तो इसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉलर गेन कर रहा है वैल्यू में, और इसकी वजह से पैसा यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ये तो है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न की बात की जाए तो हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से, जैसा हमने देखा है कि अभी रेपो रेट भी लगातार बढ़ रही है। जो अभी फेड रेट्स है वो अब देखिए कितने ज़्यादा हमको बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स है, जो कंपनीज़ हैं इमर्जिंग मार्केट की, या फिर एज ए इंडिया की मैं बात करूँ तो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है हमारी, तो इम्पोर्ट काफ़ी करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बेसिकली जो डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है वो हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से प्रेशर आता है। तो अगेन डॉलर जितना मजबूत होगा इमर्जिंग मार्केट्स में उतना प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। और अभी की मूविंग एवरेज इसके ऊपर डॉलर आ चुका है, तो यहाँ से और मजबूती आ सकती है, इमर्जिंग मार्केट्स में और भी प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, लिक्विडिटी क्रंच। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर एक डेटा यहाँ पर शो किया गया कि रिटेल मार्केट का, रिटेल जो पार्टिसिपेशन है वो लगातार कम हो रहा है। जो एचएनआई है और जो रिटेल कैटेगरी है वो देखिए, रिटेल कैटेगरी 44% यहाँ पर डाउन है, और 66% यहाँ पर जो है टोटल वॉल्यूम जो पहले था, तो 2 साल पहले, 1 साल पहले जो आ रहा था वो अभी काफ़ी गिर चुका है। इन लास्ट फ्यू मंथ देयर हैज़ बीन ए कंप्लीट डिक्लाइन इन रिटेल कस्टमर एंटरिंग द इक्विटी मार्केट्स, एंड दे आर अ ड्रॉप इन ट्रांजेक्शन्स एज वेल। द नंबर ऑफ रिटेल क्लाइंट्स विद एनएससी इज डाउन बाय 38 लाख इन द लास्ट 6 मंथ्स। एंड यहाँ पर हम देखें तो देखिए
ट्रेडिंग यहाँ पर करना बंद की जा चुकी है। अभी एक डेटा भी आया था कि 90% एफएनओ जो यहाँ पर ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं। रिटेल कैटेगरी में जो हाई एचएनआईज हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, कैश मार्केट में देखिए उनका यहाँ पर शेयर कितना डाउन हो चुका है। तो मतलब लगातार एक अभी थोड़ी पहले मैंने डेटा भी शेयर किया था जब मैंने सीडीएसएल के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है, इसकी वजह से सीडीएसएल के नंबर भी कमज़ोर आए थे। और आप देखिए सीडीएसएल में उस प्रकार की गिरावट भी देखने को मिल रही है। बीएसई में आप देखिए कितनी गिरावट हो चुकी है उसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर लगातार पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, ट्रेडिंग कम हो रही है, लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट्स में ओवरऑल प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो एफआईएस की सेलिंग पहले काफ़ी ज़्यादा थी, तो मार्केट उसको अब्जॉर्ब कर रहा था क्योंकि रिटेल और डीआईआई मिलकर यहाँ पर बाइंग कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो भी थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एफआईएस की सेलिंग यहाँ पर और ज़्यादा अगर बढ़ती है तो फिर मार्केट एकदम से हमको डिप करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये सारी जो है पोटेंशियल इन्फो है जो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट में इतना प्रेशर और इतनी वीकनेस देखने को मिल रही है। क्यों मार्केट यहाँ पर ऊपर नहीं जा पा रहा है? बेसिकली लिक्विडिटी इश्यूज़ अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। और हमारे पोर्टफोलियो में की बात की जाए क्यों इतनी गिरावट है, तो हमारा पोर्टफोलियो मेजरली देखिए दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज से बना हुआ है। ठीक है, एक प्रॉपर अलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं रहता, इसकी वजह से गिरावट है। क्योंकि अगर आप देखें तो मिड कैप ऊपर इस तरह से 11% करेक्शन पे है और स्मॉल कैप की बात की जाए तो 22% करेक्शन पे है। तो इसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में ओवरऑल मार्केट से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ दी रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी निफ्टी की बात की जाए तो देखिए अभी एक 50 डे मूविंग एवरेज जो मेजर एक सपोर्ट था उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो यहाँ पर वीकनेस और बढ़ सकती है। जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है वो करीब करीब नज़र आ रहा है 16,870 का। तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। बात करते हैं अगर मिड कैप की, तो मिड कैप में भी एक मेजर ब्रेकडाउन देखिए, एक मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है। मेजर की मूविंग एवरेजेस के नीचे मिड कैप इंडेक्स है, तो मिड कैप इंडेक्स में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से और करेक्शन हो सकती है मिड कैप में। स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप भी एक मेजर सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट के नीचे आ चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ से स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट हो सकती है। तो हमारे पोर्टफोलियो में और गिरावट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रॉडर लेवल इंडेक्सेस हैं वहाँ पर हमको वीकनेस देखने को मिल रही है। जो मार्केट की ब्रेथ है उसमें हमको थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि यार हम क्या करें? हमारे पोर्टफोलियो तो अभी भी नेगेटिव में है, तब से हमने निवेश किया हुआ है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पोर्टफोलियो में कोई रिटर्न ही नहीं बन रहा। थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी फीलिंग नहीं है, इतना पैसा लगाया हुआ है नहीं बन रहा है पैसा। तो अगेन दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसको आप 2-3 साल के लिए यहाँ पर नहीं कंसिडर कर सकते। 2-3 साल मेरे हिसाब से यहाँ पर एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो जाती है जिसमें स्पेकुलेशन काफ़ी रहता है। तो मार्केट एक काइंड ऑफ सिक्लिकल प्ले है। मार्केट में 2-3 साल कंसोलिडेशन रहता है, 2-3 साल गिरावट रहती है, लेकिन फिर यहाँ पर वापस से जब सब चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं, मैक्रोज स्टेबलाइज होते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से देखिए जो बैड फेज है मार्केट का, ये इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड रिकवरी हमेशा हमको यहाँ पर टफ टाइम्स में ही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके देखने को मिलेगी। मार्केट मूड की बात करूं तो एक्सट्रीम फियर में मार्केट है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है सिर्फ उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर बढ़िया मौका है बाइंग करने का। सैलरी भी आने वाली है, तो भैया जितना हो सके मेरे हिसाब से सैलरी को आप डिप्लॉय करें। ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, मेरे को पता है थोड़ी सी अनईजी फीलिंग है ये, ज़्यादा नहीं करना, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट ज़रूर करते रहिए। अब यहाँ पर हमको काम रहना ज़रूरी है। अब देखिए कुछ थॉट प्रोसेस माइंडसेट आपके साथ शेयर करूं तो हमको यहाँ पर काम रहना बहुत ज़रूरी है। तो रिमेन काम, ठीक है। यहाँ पर हिस्टीरिया में मत आइए, यहाँ पर इमोशंस में मत बहिए। मार्केट में डेफिनेटली गिरावट है, हो सकता है थोड़ी और गिरावट हो जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी आपको अगर यहाँ पर प्ले करनी है तो इन साइकिल्स को फेस करना ही पड़ेगा। तो काम रहना ज़रूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में
बैलेंस्ड प्रॉपर पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं है तो आप रीबैलेंसिंग यहाँ पर कर सकते हैं। एलोकेशन यहाँ पर लार्ज मिड स्मॉल कैप में अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के अनुसार आपको रिटर्न बना के दे। डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग एक तरह से दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँ तो ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ठीक है, एक मैराथन है। मैराथन में हमको धीरे धीरे चलना पड़ता है, स्प्रिंट में तेज भागना पड़ता है, लेकिन मैराथन है इन्वेस्टिंग। तो कहा भी जाता है कि देखिए इन्वेस्टिंग इज अ मैराथन नॉट ए स्प्रिंट स्प्रिंट। सो स्टे डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन रहेंगे तो फाइनेंशियल गोल्स को ओवर द लॉन्ग टर्म आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। डिसिप्लिन रहिए, धीरे धीरे एसआईपी वे में निवेश कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। थर्ड की बात की जाए तो क्वालिटी पर आपको फोकस हमेशा करना है, फोकस ऑन क्वालिटी। मार्केट डाउन टर्न्स में इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स। कंपनीज जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो, कंपिटिटिव एडवांटेज हो इंडस्ट्री में, उन पे आपको फोकस करना है। खराब स्टॉक्स, रद्दी स्टॉक से दूर रहना है। चौथी बात करें तो लगातार जैसे मैंने कहा एसआईपी वे में आपको इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, घबराना नहीं है। मार्केट में जो घबरा गया फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, आपको डर लगता है, आपके रिस्क टॉलरेंस नहीं है, तो आप एफडी भी कर सकते हैं, एफडी में बढ़िया रिटर्न मिल रहे हैं। और देखिए पांचवी बात की जाए तो अपने रिस्क को आपको यहाँ पर रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन टर्न्स में काफ़ी ज़बरदस्त जब गिरावट आती है तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। आपकी रातों की नींद हराम ना हो, उतना ही आपको मार्केट में पैसा लगाना है। ऐसा नहीं कि आप 100% इन्वेस्टेड हैं और आपको नींद नहीं आ रही है, तो फिर उस इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है जो आपकी नींद खराब करे। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड आपको यहाँ पर रहना है, तो कंसिडर एडजस्टिंग योर एसेट एलोकेशन। उसको आप अपनी रिस्क टॉलरेंस के अनुसार जो है उसको प्रॉपरली अलाइन कर सकते हैं। तो अगेन अपने रिस्क टॉलरेंस को आप अभी यहाँ पर असेस कर सकते हैं। सिक्स्थ अगर मैं बात करूँ तो अच्छे सेक्टर्स में आपको अभी निवेश करना है। जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको निवेश करना है। बहुत ज़्यादा हाई फाई जो सेक्टर्स हैं, जो बहुत ही लाइमलाइट में हैं, उनमें आपको ज़्यादा निवेश नहीं करना है। जैसे मेरे हिसाब से बैंक्स हो गया, आईटी सेक्टर हो गया और एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे सेक्टर्स में आपको निवेश अभी करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक डिफेंसिव सेक्टर्स में जा सकते हैं। सातवीं बात की जाए तो टाइम नहीं करना है मार्केट को। आज आप देखेंगे, आप सोचेंगे यार कल को मार्केट 20% और गिर जाएगा तब मैं बाय करूंगा, ऐसा नहीं है। मार्केट कब यहाँ पर चीज़ों को डिस्काउंट करेगा कभी पता नहीं चलता। टाइम 100 में से 99% यहाँ पर लोग जो है फेल ही होते हैं टाइम करने के। अगर टाइम करने जाते हैं मार्केट को, हो सकता है 1-2%, 1-2 बार वो करेक्ट हो जाए, 2-3 बार वो करेक्ट हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में टाइम नहीं किया जा सकता मार्केट को। इसलिए एसआईपी वे में इन्वेस्ट करते रहे, टाइम मत करिए। आज आपकी सैलरी आती है तो कुछ पोर्शन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा जो मैंने इन्वेस्ट किया 1 साल में रिटर्न बन जाएगा। तो आपको अगेन यहाँ पर ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। आपका अगर नज़रिया 5 साल का है तो 5 साल आपको निवेशित रहना है, 10 साल का है 10 साल निवेशित रहना है, 2-3 साल का निवेश आपको करना है। तो आपको फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को जो है एनहेंस करना पड़ेगा। तो ये सारे जो है आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, देखिए पोर्टफोलियो लेवल स्ट्रेटजी क्यों ज़रूरी है, क्यों डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, क्यों अलोकेशन हमारा ज़रूरी होना चाहिए। आज के दिन मेरे पोर्टफोलियो की बात करूँ तो मेरे कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा डाउन हैं, जैसे कि लॉरस लैब, डिवीस लैब, पिरामल फार्मा, इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। मेरे को कैम्स में यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, जुबिलेंट फूड में काफ़ी नुकसान है। ये मैं आफ्टर एवरेजिंग बता रहा हूँ। अगर मैं एवरेजिंग की अगर एवरेज नहीं करता तो शायद मैं इनमें प्रॉफिट में होता, लेकिन मैं एवरेज करने के बाद मैं लॉस में हूँ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, एम्बर हो गया, इनमें मैं नुकसान में हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये नेगेटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव की बात करूँ तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे आज भी मतलब 2-3 गुना 4 गुना तक अभी मुझे रिटर्न दे रहे हैं। जिसमें देखिए आईटीसी है, ठीक है, आईटीसी हो गया, एफएल हो गया, मेरे पास पॉली मेडिक्योर है, एचयूएल है, एचडीएफसी बैंक है, फाइन ऑर्गेनिक्स है, ठीक है, पीआई इंडस्ट्रीज, रिलायंस, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, ये ऐसे स्टॉक्स है जो काफ़ी गुना मेरे ऊपर हैं अभी। तो उसकी वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे एसआरएफ जैसे स्टॉक्स हैं, हालांकि ये अभी फ्लैट ही है ऑलमोस्ट, एसआरएफ,
दीपक नाइट्राइट, एस्ट्रल, इन्फोसिस, टीसीएस, कई सारी कंपनीज़ हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से क्या है, ओवरऑल पोर्टफोलियो मेरा अभी काफ़ी अप है। हालाँकि ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउन है, लेकिन अभी भी पोर्टफोलियो मेरा काफ़ी ग्रीन में है। तो इससे होता क्या है कि पोर्टफोलियो में 20 से 25 स्टॉक होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपके कुछ स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न भी दे रहे हैं, तो बाकी के स्टॉक्स आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और हमको हमेशा पोर्टफोलियो पे कॉन्संट्रेट करना है, पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे कॉन्संट्रेट करना है। ऐसे मत देखिए कि यार एक स्टॉक मेरा डाउन हो गया तो यार मेरे को काफ़ी दुख हो रहा है, ऐसा नहीं करना। आप ये देखिए कि मेरे जो 15 बाकी के 15 स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो रिटर्न 15 से 20% भी बन जाएंगे ना, तो गजब की वेल्थ यहाँ पर जनरेट हो सकती है। तो इसलिए हमेशा पोर्टफोलियो को अच्छा बनाइए, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, और बैलेंसिंग वहाँ पर आप हमेशा करते रहिए। तो ये है देखिए पोर्टफोलियो की बात। बाकी बात करें क्या खरीदना है, तो मेरे ख्याल से मैंने वापस अगेन मैं कह ही रहा हूँ इतनी देर से कि पोर्टफोलियो में बाइंग करते रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर हमको देखें तो आज आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म के मुकाबले ये जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट डिप हमको नज़र आता है मार्केट में, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट डिप है। हमने कोविड का जो क्रैश देखा, बहुत बड़ा क्रैश था। हमने यहाँ पर आईएलएफएस क्राइसिस देखा था 2018 के आसपास, ठीक है। अभी उससे पहले हमने फिर 2008 में 2008 में यहाँ पर एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था। फिर हमने टेपर टेंटर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, काफ़ी सारे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हम देख सकते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। और बिलीव इन इंडिया, इंडिया की स्टोरी पे अगर भरोसा है तो मेरे हिसाब से आप बाय करते रहिए, क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करते रहिए। बाय क्या करना है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसमें 25 स्टॉक्स मैंने आपको बताए, जहाँ पर मैंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स यहाँ पर बताए हैं, जिनको आप बाय कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या ओपिनियन है वो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।